अगली बात देखो, इसमें एक टॉपिक आता है, दिस इज लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है उसे भी समझिए। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस ये कहता है बेटे कि हमारे पास सपोज टू बी एक कंडक्टर है, दिस इज सपोज टू बी ए कंडक्टर। इस कंडक्टर का अपना कुछ एरिया होगा, अपनी कुछ लेंथ होगी, दिस इज सपोज टू बी द लेंथ एल। एरिया ए है, लेंथ एल है, इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी का पोटेंशियल है V और यहाँ पर हमने एक एमीटर भी लगा दिया, दिस इज ए। तो हमने ये ऑब्जर्व करा यहाँ पर नंबर फर्स्ट कि जब हम इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है L है और इस कंडक्टर का एरिया A हो और हम पोटेंशियल बैटरी कितने वोल्ट की लगा रहे हैं V वोल्ट की, तो ये जो एमीटर है ये हमें करंट कितना नाप के देता है I, और ये I, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा I अपॉन में R इज इक्वल टू V ओवर I। तो हमने शुरू में क्या करा, कंडक्टर L ली, इसका एरिया कितना है A रखा, जब हमने बैटरी का पोटेंशियल V रखा तो एमीटर ने बताया करंट कितना है I, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें कितना मिला R इज इक्वल टू V ओवर I। अब हमने क्या करा, इस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया, डबल। तो जैसे हमने इस कंडक्टर की लेंथ को डबल किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एरिया कितना है इसका A, एरिया A रखा, लेंथ कितनी कर दी डबल, मतलब सैंपल बदल दिया। तो लेंथ कितनी ली 2L, एरिया कितना रखा A रखा, लेकिन वोल्टेज बैटरी कितने की रखी V। तो हमें इस एमीटर ने दिखाया है कि इसका जो करंट था वो पहले से घट गया, कितना हो गया I/2। तो आप बता सकते हैं कि हमारा करंट अगर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस कैसा हो गया होगा, आंसर रेजिस्टेंस डबल हो गया। फिर से हमने क्या करा, इसकी लेंथ को यहाँ से बढ़ा के कितना कर दिया 4L कर दिया सपोज टू बी। एक सैंपल अलग से लिया जिसका लेंथ कितना है 4L, लेकिन एरिया कितना रखा उसका ये रखा है, उसमें भी V वोल्टेज अप्लाई करा। तो फिर हमने ऑब्जर्व करा कि जो हमारा एमीटर है वो करंट की वैल्यू कितनी शो कर रहा है I/4, कितनी शो कर रहा है I/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा करंट I/4 शो कर रहा है तो मेरा करंट कम हो गया, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। तो इससे एक बात समझ में आई कि रेजिस्टेंस का इस लेंथ के चेंज होने से ही तो वैल्यू चेंज हो रही है। तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, तो पहली एक बात समझ में आई कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। इसका मतलब इस कंडक्टर की हम जैसे जैसे लेंथ को इंक्रीज करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर इंक्रीज होने वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ये एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मतलब इसका ये होता है, ये ऐसे एज्यूम करो कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको यहाँ से A to B जाना है, अगर हमें यहाँ से A to B जाना है और A to B का डिस्टेंस सपोज टू बी 1 किलोमीटर का है और आपको A to C जाना है और वो जो C किलोमीटर है वो है आपका 100 किलोमीटर का, तो आपको 10 किलोमीटर जाने पर कोलिजन ज़्यादा मिलेगा, ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, या 100 किलोमीटर जाने पर ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। तो बेसिक बात है 100 किलोमीटर के पाथवे में कोलिजन ज़्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू किस पे 10 मीटर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती चली जाती है तो उसका कोलिजन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जाता है। जब कोलिजन इंक्रीज होगा तो वी विल से द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, इट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लेंथ। दूसरी बात हमने ऑब्जर्व करी है, जब हमने इस कंडक्टर का दूसरे स्टेटमेंट में हमने कहा लेंथ को L रखा, एरिया A रखा, वोल्टेज V अप्लाई करी, करंट हमने देखा एमीटर दिखाता I और R की वैल्यू कितनी मिली हमें V ओवर I। अब हमने दूसरे केस में क्या करा, यहाँ पे बैठे दूसरे केस में ये करा कि हमने लेंथ को तो सेम रखा, एरिया को हमने क्या करा, डबल कर दिया, एरिया को हमने इंक्रीज कर दिया, लेकिन वोल्टेज अभी भी V रखी। तो हमने देखा जो हमारा ये एमीटर है, ये एमीटर ये इसने दिखाया कि ये करंट हमारा कितना हो गया, दिस इज 2I, करंट हमारा पहले से बढ़ गया। अगर मेरा करंट बढ़ गया तो इसका मतलब अगर करंट बढ़ता है तो I बढ़ा तो R की वैल्यू क्या हो गई, पक्का कम हो गई, कितनी, R/2। तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा हो गया, हाफ हो गया। इसी तरह से हमने लेंथ को फिर L रखा, लेकिन एरिया को हमने कितना कर दिया, सपोज टू बी 4A, वोल्टेज अभी भी V रखी। तो हमारे एमीटर ने हमें दिखाया कि करंट कितना हो गया 4I। तो करंट I 4 गुना कब बढ़ सकता है, जब रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाए। तो ये ऑब्जर्व करा कि लेंथ एरिया चेंज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती है। तो एरिया का रेजिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन हुआ, आंसर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते चले जाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, और इस प्रोपोर्शन को हटा के अगर मैं कोई कांस्टेंट लगाता हूं, दिस इज नोन एज क्या, रो, और वो कितना होता है L अपॉन में A। तो रेजिस्टिविटी ये वाला रो कितना हुआ, तो रो इज इस
क्वांटिटी को हम कहते हैं इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट फॉर मटेरियल known as रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या मतलब होता है अभी बताता हूं। तो रो इज इक्वल टू रो को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओवर एल। और अगर मुझे इसकी एसआई यूनिट लिखनी हो तो एसआई यूनिट, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, दिस इज ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बेटे, ओम। अगर मुझे यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी हो, R इज इक्वल टू कितना होता है, V ओवर I, और इसकी एसआई यूनिट निकालनी है, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की, तो वोल्टेज की कितनी होती है, वोल्ट, और करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम फिजिक्स में बोलते हैं ओम। इसको सिंबल ओम ऐसे ही बना देते हैं। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस की कितनी होती है, ओम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर घट गया तो कितनी हो गई, ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। अब अगली बात सुनिए, अब फिजिक्स में इस रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इफ लेंथ को मैं कितना ले लूं, 1 मीटर, और मैं एरिया को भी कितना ले लूं, 1 मीटर स्क्वायर, तो बेसिकली रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती है मेरी, तो रो इज इक्वल टू आर। तो इस बात को आप हमेशा के लिए याद कर लो कि बेसिकली रेजिस्टिविटी होती क्या है, तो आंसर है रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है। लेकिन रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन कब, आंसर है जब हम किसी भी एक कंडक्टर की लेंथ कितना ले लें, 1 मीटर ले लें, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो वो स्पेसिफिक क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। वाई डू वी कॉल स्पेसिफिक, क्योंकि ये किसके लिए स्पेसिफिक है, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया किसी भी एक सैंपल का। अगर एक सैंपल की लंबाई 10 मीटर है और उसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, तो क्या अगर उसकी लंबाई 10 मीटर है तो क्या उसके पास 1 मीटर लेंथ भी है, आंसर है यस। उसका अगर एरिया 100 मीटर स्क्वायर है तो क्या उस सैंपल के पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया भी है, आंसर है यस। तो किसी भी एक कंडक्टर की 1 मीटर की लेंथ और उस कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। दिस इज नोन एज क्या, स्पेसिफिक, क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी एक सैंपल का जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो स्पेसिफिकली हम बोलते हैं उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी किसके साथ बदलेगी, आंसर रेजिस्टिविटी मटेरियल के साथ बदलेगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एक कॉपर की 10 मीटर की वायर है और उसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, एरिया है, तो अगर मैं इस कॉपर की वायर में कहीं से भी 1 मीटर स्क्वायर लेंथ लूं और कहीं से भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया लूं, तो वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो थ्रू आउट द कंडक्टर कैसा रहेगा, रिमेन सेम। जैसे कि देखो ये एक वायर है, इसकी लंबाई 10 मीटर की है, सपोज टू बी 10 मीटर की, और इसका अपना एरिया होगा कुछ मान लो 10 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसमें से बेटे 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की लेंथ और 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। तो मान लो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है 2 ओम पर मीटर। तो अगर मैं इसके बीच में से कहीं से भी इतना बड़ा टुकड़ा ले लूं 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, तब भी वो रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा, 2 ओम पर मीटर। यहां से कहीं से भी लूंगा तब भी कितना ऑफर करेगा, 2 ओम पर मीटर। इसका मतलब इस पूरी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी, रिमेन सेम, क्योंकि पर यूनिट लेंथ, जब भी मैं 1 यूनिट लेंथ का कहीं भी 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, जब भी मैं पूरी लेंथ पे कहीं भी एरिया रेजिस्टेंस को मेजर करूंगा तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी आएगी, रिमेन सेम। लेकिन यहां से 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 2, लेकिन टोटल मेरी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस बदल गया, नहीं बदल गया, आंसर है यस। तो किसी भी एक सैंपल, अगर मेरे पास एक कॉपर का एक मटेरियल है, एक सैंपल मेरे पास 2 मीटर का है और एक सैंपल मेरे पास 10 मीटर का है, तो 2 मीटर कॉपर और 10 मीटर कॉपर, इन दोनों में रेजिस्टिविटी बराबर रहेगी, क्योंकि सैंपल दोनों कैसे है, कॉपर है। अगर दोनों का सैंपल कॉपर है, एक ही जैसे मटेरियल के हैं दोनों, एक ही जैसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन लेंथ दोनों की कैसी है, अलग अलग है, तो हम ये देखते हैं कि कॉपर का एक छोटा सैंपल और कॉपर का एक बड़ा सैंपल, छोटा सैंपल और बड़े सैंपल जो कि दोनों ही कॉपर के हैं, तो दोनों की रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो छोटे वाले के लिए और बड़े वाले कंडक्टर दोनों के लिए, दोनों सैंपल के लिए एक जैसा रहेगा। लेकिन
दोनों का रेजिस्टेंस बदल गया, क्योंकि छोटे वाले सैंपल में 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टिविटी कम थी, 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कम है, तो 2 मीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा दुगना हो गया होगा। जबकि 10 मीटर वाली जो वायर थी उसमें 1 मीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस था वो कम था, जबकि 10 मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो बेसिकली कि जो रेजिस्टेंस होता है और जो रेजिस्टिविटी, कैन यू चेंज, इसको शिफ्ट कर दिया करो। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस भी क्या होता है, जैसे कि अगर हम मार्केट में जाते हैं और हम ये बोलते हैं कि हमें 10 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो जब मार्केट में हम 10 किलोग्राम शुगर लेने जाते हैं तो शुगर लेने से पहले हम पूछते हैं पर केजी का वेट कितना है। तो जब हम पर केजी का वेट पूछते हैं तो जो वेट हम पर केजी वेट पूछ रहे हैं तो हम क्या पूछ रहे हैं, रेट। तो उसने बताया चीनी का रेट है 40 केजी पर 40 रुपीज पर केजी। तो जो 40 रुपीज पर केजी है वो क्या है, रेट। रेट क्या है, रेजिस्टिविटी। इसी तरह से अगर मैं 1 केजी का वेट, 1 केजी का जो रेट है वो है 40 रुपीज और मुझे 10 किलो चीनी लेनी है, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा 10 किलो चीनी लेने का, तो आंसर है 400 रुपए। जो टोटल 400 है, जो रेट है, जो रेट था, रेट वो है हमारी रेजिस्टिविटी, लेकिन जो टोटल कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की वो है हमारा रेजिस्टेंस। बात समझ आ रही है बेटे बात? तो आपको पता अगर 1 किलो चीनी लेनी हो या 10 किलो लेनी हो, 50 किलो लेनी हो या 100 किलोग्राम लेनी हो, क्या उसका रेट बदल जाएगा? आंसर है नो। रेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि मटेरियल सेम था। हर बार तुम शुगर ही तो ले रहे हो, तो शुगर का रेट हर बार कैसा रहेगा, 40 रुपीज रहेगा, उसका रेट नहीं बदलने वाला, लेकिन उसका टोटल कॉस्ट बदल जाएगा। अगर मैं 5 किलोग्राम शुगर लूंगा तो कॉस्ट कम आएगी, 10 किलोग्राम लूंगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, 100 किलोग्राम लूंगा तो कॉस्ट और ज्यादा आएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हमारे पास एक कॉपर का एक मटेरियल है या सिल्वर का एक मटेरियल है। सिल्वर के एक मटेरियल 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेट है, जो रेजिस्टेंस है, वो रिमेन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। मैं 1 मीटर लूं या 10 मीटर लूं या 100 मीटर लूं, उसकी रेट की वैल्यू नहीं बदलेगी, उसकी रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। लेकिन 1 मीटर का जो रेट होता है वो कम है, 1 मीटर का रेट कम है तो कॉस्ट भी तो कम है इसकी। लेकिन अगर मैं 10 मीटर लूंगा सिल्वर को तो 10 मीटर का रेट तो एक बराबर है, लेकिन उसकी टोटल कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि सैंपल का लेंथ बढ़ गई, तो लेंथ बढ़ने से टोटल रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, लेकिन किसी भी 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। इट मींस रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं बहुत सिंपल से शब्दों में कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसको बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट के साथ। रेट का मतलब होता है पर यूनिट, और जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली, तो रेजिस्टेंस होता है हमारा दिस इज कॉस्ट टोटल। तो ये मतलब होता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का। फिर से एक बार कि अगर हमारे पास एक कॉपर का मटेरियल है और एक आयरन का मटेरियल है, तो कॉपर और आयरन के मटेरियल में दोनों में किस चीज का फर्क है, आंसर है रेजिस्टिविटी का, क्योंकि दोनों का मटेरियल बदल गया। जब मटेरियल बदल गया तो इट मींस वी विल कॉल अपॉन कि उनकी रेजिस्टिविटी बदल गई। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को शुगर लेनी है और मुझे चावल लेने हैं, तो 1 किलोग्राम शुगर और 1 किलोग्राम राइस, क्या दोनों का रेट बराबर होगा, आंसर है नो, दोनों का रेट बराबर नहीं होगा। जब दोनों का रेट बराबर नहीं होगा तो दोनों की क्या कॉस्ट भी बराबर होगी। अगर मैं दोनों को बराबर बराबर अमाउंट में लूंगा तो आंसर है दोनों का अमाउंट भी, टोटल कॉस्ट भी बराबर नहीं होगी। यही शब्द का मतलब होता है बेटे, जब हम किसी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से कंपेयर करते हैं तो फिजिक्स में हम शब्द यूज करते हैं किसको, रेजिस्टिविटी का। कौन करंट ज्यादा पास करेगा, कौन करंट कम पास करेगा, जब मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंशिएट करते हैं तो शब्द यूज किया करते हैं हम रेजिस्टिविटी। तो कॉपर और आयरन में अगर हमसे कोई पूछता है कि किस में करंट ज्यादा बढ़िया फ्लो होता है, तो हम बोलते हैं कॉपर में करंट ज्यादा बढ़िया फ्लो होता है। वो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है। अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है तो कॉपर का टोटल गिवन रेजिस्टेंस, गिवन सैंपल का रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, कम होगा। अगर मैं कॉपर को 10 मीटर ले लूं और आयरन को मैं 10 मीटर ले लूं, तो मैं ये देखता हूं कि कॉपर का जो 10 मीटर का वायर है और जो आयरन का, कॉपर का 10 मीटर का वायर, इसका टोटल रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इसका पर यूनिट की रेजिस्टिविटी कैसी है, कम है। लेकिन जो आयरन है उस आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी है, तो आंसर है ज्यादा है, तो टोटल रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, आयरन का ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का अगर मटेरियल बदलता है और हमसे पूछता है कि कौन सा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो हम शब्द भी यूज करते हैं कि जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो करंट ज्यादा ऑफर करेगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस कम डेवलप करता है, क्योंकि जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है उसका टोटल रेजिस्टेंस भी कम होता है।
तो मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंशिएट करने के लिए फिजिक्स में हमें जो शब्द यूज करने होते हैं वो हैं क्या, दिस इज रेजिस्टिविटी। लेकिन जब एक ही टाइम का जब हमें सैंपल टू सैंपल कंपेयर करना होता है, सैंपल का मतलब ये कॉपर का छोटा सा एक सैंपल है और ये कॉपर का एक बड़ा सैंपल है, और मुझसे इनमें से पूछा था कौन करंट ज्यादा अलाउ करेगा, कौन सा अच्छा कंडक्टर का काम करता है, किसमें करंट ज्यादा पास होता है, तो मैं बोलता हूँ छोटे वाले में करंट ज्यादा पास होता है कॉपर में, और बड़े वाले में कम होता है। क्यों? क्योंकि बड़े वाले मटेरियल की और छोटे वाले की दोनों की रेजिस्टिविटी तो सेम है, दोनों की का रेट तो सेम है, लेकिन छोटे वाले का कॉस्ट कम है, बड़े वाले का कॉस्ट ज्यादा है। और कॉस्ट क्या है? रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा और इसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए ये अच्छा करंट पास करेगा और ये करंट कम पास करेगा। ये फिजिक्स में इन सब का मतलब होता है। सैंपल टू सैंपल कंपेयर करना है तो रेजिस्टेंस शब्द को यूज करना है, जब मटेरियल टू मटेरियल कंपेयर करना है तो रेजिस्टिविटी शब्द को यूज करना होता है। तो देखो उसके बाद देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ, एरिया सब कुछ हमने एक जैसा रख लिया, ये 1 मीटर क्यूब का एक 1 मीटर क्यूब इसकी सबकी साइड है, तो 1 मीटर की लेंथ, इसका 1 मीटर की लेंथ होगी, इसका एरिया भी कितना है 1 मीटर, तो इसका अगर मैं एरिया लिखूं तो कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, इसका भी एरिया लूं तो कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अब मैं यहाँ से करंट पास करता हूँ, दिस इज द करंट आई, तो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और 1 मीटर लेंथ जितना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं हम बोलते हैं वही क्या, उस गिवन मटेरियल के लिए उसकी रेजिस्टिविटी है। और ये रेजिस्टिविटी थ्रू द कंडक्टर, जब तक इसकी लेंथ कितनी भी बढ़ा लो, जब तक इसका मटेरियल चेंज नहीं होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, इसे हमेशा के लिए याद करना।